ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स बना लिए, और यहाँ पे ये हमारा प्लेन है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट प्लेन है। अभी हम कर क्या रहे हैं, ओरिजिन से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और लेट से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल डी, और एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है एन कैप, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। ये आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज नथिंग बट एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, अभी अगर मैं ये आर वेक्टर को, अगर मैं आर वेक्टर का कंपोनेंट लू इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, अगर मैं आर वेक्टर का कंपोनेंट लू इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, कैन आई से वो डी स्मॉल डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, मतलब कोई भी एक पोजीशन वेक्टर लू मैं, कोई भी एक पॉइंट लू जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है प्लेन पे, और उसका कंपोनेंट निकालू अलोंग एन कैप, अलोंग एन कैप, कैन आई से उसका लेंथ डी होना चाहिए, शुड बी स्मॉल डी, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एन कैप। ठीक है, ये एन कैप का डायरेक्शन है। बेसिकली पॉइंट से, ओरिजिन से जो मैं परपेंडिकुलर यूज करूंगा, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही एन कैप है। सही है, सो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं, आर वेक्टर डॉट एन कैप अगर मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है, अभी मुझे ये पता है कि इसका जो कंपोनेंट है वो इतना होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सपोज ये अपना आर वेक्टर है, और यहाँ पे एन कैप है। एन कैप थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ बट समझ लो, ये सपोज अपना एन कैप है। ठीक है, अभी मुझे ये आर वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। अभी मुझे ये कंपोनेंट हो गया, आर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एन कैप। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है मॉड आर इंटू कॉस थीटा, वो होता है मॉड आर इंटू कॉस थीटा। सही है, अभी इसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन मॉड आर इंटू मॉड ऑफ एन कैप। सही है, यहाँ पे मॉड आर कट रहा है, और मॉड ऑफ एन कैप तो इनवेज वन है बिकॉज वो यूनिट वेक्टर है। सो कैन आई से कंपोनेंट का वैल्यू आ रही है आर वेक्टर डॉट एन कैप, यही कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है। और एक कंपोनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, स्मॉल डी, क्यों, बिकॉज हमें पता है ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल डी है। सो ये आपका वेक्टर इक्वेशन आ जाता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी, और ये मास्टर इक्वेशन है, मास्टर इक्वेशन। जो इंटीग्रेशन में जो हमने गोल्डन रूल डिस्कस किया था एकदम स्टार्टिंग में, वो प्लेन के स्टार्टिंग में वो यही चीज है। बाकी आगे के सारे फॉर्मूलाज इसे देख के डिराइव होंगे। सो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये अपना वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, ये जो है ये टाइप वन है। टाइप वन में क्या क्या गिवन है, टाइप वन में ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, और एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर गिवन है। तो सब लोग को इतना क्लियर है। चलो अभी वेक्टर इक्वेशन तो लिख दिया है। नाउ लेट्स डिराइव कार्टेशियन, इसी का कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। सो अभी इसी का मैं कार्टेशियन फॉर्म डिराइव कर रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, आर वेक्टर सिंस एक वेरिएबल वेक्टर है, उसे मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर हो जाएगा। और एन कैप क्या हो जाएगा, अभी सिंस ये यूनिट वेक्टर है, सो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, एल आई कैप, एल एम एन के फॉर्म में बेसिकली, एम जे कैप प्लस एन के कैप, इसे ऐसे लिखते हैं बिकॉज हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वन होता है। एल एम एन आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। सो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में क्या दिया होगा, एक ऐसा वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस दे देंगे जो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट एल एम एन एन। ठीक है, सो यहाँ पे विल बी राइटिंग दिस। सो अभी यही चीज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लगवाना है। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप, ये क्या हो जाएगा, यही पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू स्मॉल डी। सो ये जो है ये कार्टेशियन इक्वेशन बन जाता है, ये कार्टेशियन इक्वेशन बन जाता है। कार्टेशियन, ये इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। सब लोग को इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो लिखो, क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है, एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय 3x minus 2y प्लस 11z इक्वल टू 13, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है।
सबसे पहले तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सेकंड, हमें इसका डी निकालना है। डी मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और थर्ड इज इसका एन कैप निकालो of a unit vector which is perpendicular to this vector. क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। सबसे पहले तो इसे ऑब्जर्व करेंगे। 3x माइनस 2y प्लस 11z। अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर करूं तो ऑब्वियसली वो 1 नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे वी डोंट हैव यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेक्टर छुपा हुआ है उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 3 माइनस 2 11 है, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, दे आर डायरेक्शन रेशियोस। तो सबसे पहले इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अभी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। सही है, विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 121। तो 125 134, स्क्वायर रूट ऑफ 134 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसे बोलेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 134। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 by 134 x minus 2 by square root of 134 y plus 11 by square root of 134 into z equal to 13। अभी मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 by square root of 134 i cap minus 2 by square root of 134 j cap plus 11 by square root of 134 k cap into x I cap plus y j cap plus z k cap which is nothing but अपना r cap is equal to 13 by square root of 134। तो इसे कंपेयर करेंगे r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d जो अपना स्टैंडर्ड वेक्टर है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे n कैप आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया है। सो ये अपने n कैप की वैल्यू हो जाएगी और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d की वैल्यू 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 134 हो जाएगा। सही है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, d निकाल दिया, n निकाल दिया। सब लोगों को ये क्लियर है? सबसे पहले अभी यहाँ पे d और n कैप तो इजी है, d और n कैप तो इजी है। इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर देंगे। इसे मैं लिखूंगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू -4। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी जो है वो डिस्टेंस है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हमेशा पॉजिटिव रहती है। सो हमें राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो एनीवेज मैं -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर -1 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 4। सही है, यहाँ पे ये एक इक्वेशन निकल के आ जाती है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 49। 9 प्लस 4 प्लस 49 कितना हो जाएगा? ये 53 62, स्क्वायर रूट ऑफ 62। ये एकदम, ये समझ आया सब लोग को? सही है ना स्क्वायर रूट ऑफ 62? ओके, हाँ। तो चलो स्क्वायर रूट ऑफ 62 से डिवाइड कर देते थ्रू आउट। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 x प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 y -7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 z इक्वल टू 4। सही है, अब इसे स्प्लिट कर देंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ -3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 i कैप प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 j कैप -7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62 k कैप टाइम्स r वेक्टर इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 62। सही है, तो यहाँ से हमें ये n कैप का वैल्यू मिल जाता है और यहाँ से d का वैल्यू भी मिल जाता है। तो अच्छा, n कैप को प्लस माइनस भी बोल सकते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन पे पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, ये n कैप और d निकालना तो बहुत इजी है। अभी विल सी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। अभी ये n कैप तो डायरेक्शन दे रहा है, n कैप तो डायरेक्शन दे रहा है, तो बेसिकली, और ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली यही n कैप का डायरेक्शन है। ये n कैप का डायरेक्शन है और यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। सही है, अच्छा इसी एन कैप को अगर मैं d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, अगर इसी एन कैप को मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसे बोल देंगे हम लोग कैपिटल एन वेक्टर। हमें कैपिटल एन वेक्टर मिल जाएगा। अभी कैपिटल एन वेक्टर है क्या? जिसका डायरेक्शन एन कैप के बराबर है।
और जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल डी के बराबर है। सो यहाँ से मैं लिख दूंगा एन कैप इज नथिंग बट सॉरी एन वेक्टर, कैपिटल एन वेक्टर इज नथिंग बट एन कैप इनटू डी। ये डॉट प्रोडक्ट में समझ लेना बिकॉज डी एक कांस्टेंट है, सो एन कैप डी बोल दो इसे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एन वेक्टर निकाल रहा हूँ, कैपिटल एन वेक्टर इज नथिंग बट एन कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की आदत लग गई लिख लिख के, एन कैप इनटू डी। सो डिस्टेंस कितना है 4/√62, ये 4/√62 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -12/62 I cap, then we have +8/62 j cap, and finally we have -28/62 k cap। सही है। सो ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, आई मीन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और प्लेन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक जा रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, सिंस ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, चाहिए तो इसे काट भी सकते हैं, आई मीन इनफैक्ट काटना बेटर रहेगा। क्या है, क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले 2 से देखेंगे कितना आ रहा है, 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 3 जा 1 जा 2 4 जा एंड 3 जा 1 जा 2 -14। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6/31 कॉमा 4/31 कॉमा -14/31। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सब लोग को ये क्लियर है कैसे आया एन वेक्टर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, जो यहाँ पे एन कैप है, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है विच इज नथिंग बट ए वेक्टर। सही है। अच्छा सिंस ये, अच्छा अभी यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, उसे मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं आर वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन निकालनी। अच्छा स्ट्रेट लाइंस पे आ जाते हैं, जो बचपन में हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था। सही है, स्ट्रेट लाइंस में क्या होते थे, दो ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, तो चलो ये वो दो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस हो गई अपनी, और ये एक्स एक्सिस हो गई। सही है, थोड़ा नामकरण कर देते, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस। सही है। अच्छा सपोज इस पे कोई भी एक कर्व है, इस पे कोई भी कर्व है, दैट कर्व इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एज 0, मतलब एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन है एंड इक्वल टू 0, इस फंक्शन, इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है। सही है। अच्छा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस टू अनदर पॉइंट। लेट्स से कि अभी y एक्सिस यहाँ पे आ गई और x एक्सिस यहाँ पे आ गई, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इस वाले एक्सिस को कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वाले एक्सिस को कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे x एक्सिस और y एक्सिस का पोजीशन चेंज हो गया और वो मैंने कौन से पॉइंट पे ला दिया है, मैंने सपोज वो किसी m, n पॉइंट पे ला दिया है। अच्छा अभी ये न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम में मेरे कर्व का इक्वेशन क्या होगा, बहुत इजी है। इसमें क्या करना होता है, x के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होता है x माइनस m, और y के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होता है y माइनस n, दैट्स इट। इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन ला दो, हमें हमारी कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। सो इस केस में कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस m कॉमा y माइनस n इक्वल टू 0, मीनिंग जहां जहां x है वहां पे x के बदले वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x माइनस m, जहां जहां n है वहां पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y माइनस n। एग्जांपल, अगर इस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो जो नया सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसमें इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, उसमें इसका इक्वेशन बन जाएगा y के बदले y माइनस n डालना है, सो y माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स के बदले x माइनस m डालना है, सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस m। सो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ द सेम कर्व इन द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये क्लियर है। सबसे पहले तो ये बता मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ओके आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा चलो ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन को उठा के यहाँ पे डाल दो और एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये बन जाएगा अपना कैपिटल Y,
ये बन जाएगा अपना कैपिटल एक्स और ये बन जाएगा कैपिटल जेड। बेसिकली मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। सही है। तो इस केस में जो ए वेक्टर है वो ओरिजिन में आ गया है, या फिर ए वेक्टर जो है वो ओरिजिन बन गया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन प्लेन वही का वही रहेगा। ठीक है, प्लेन इज नथिंग बट अ काउंटर पार्ट ऑफ द कर्व, तो प्लेन वही का वही रहेगा। ठीक है। तो अगर ओरिजिन अगर ए वेक्टर पे आ गया है और मुझे ये पता है कि मेरा जो प्लेन है वो ए वेक्टर से पास होता है, सो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नए ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे ये बता सकते हो कि डिस्टेंस क्या होगा, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ये बता सकते हो मुझे? एनीवन? स्मॉल डी क्या वैल्यू क्या होगा इसमें? स्मॉल डी क्या होता है हमारा? प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सही है। लेकिन जब मैं अभी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो मैं स्मॉल डी का वैल्यू क्या होगा, ये कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? लेट मी नो। आई मीन अगर जो प्लेन है, अगर वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, सो कैन आई से डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, स्मॉल डी जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन जीरो हो जाएगा। सही है। सो अपना ये जो इक्वेशन होता था, आर वेक्टर डॉट एन कैप, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में चेंजेस क्या आ रहे हैं, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डी का वैल्यू जीरो बन रहा है, ये डी का वैल्यू जीरो बन रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स है, वो वेक्टर में क्या चेंज आएगा, सिंस मैंने ओरिजिन ए वेक्टर पे चूज कर दिया है, सो इसके बदले चेंज आ जाएगा इस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बिकॉज मैंने इसे ए वेक्टर पे शिफ्ट कर दिया है, और डी जो है वो जीरो बन जाएगा। सो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो, ये अपना फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा, सिंस राइट हैंड साइड में जीरो है, तो मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली इस केस में ये चीज बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, कोई भी वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ये जो ये वाला इक्वेशन था, इसमें एन कैप हैज टू बी यूनिट वेक्टर सो दैट राइट हैंड साइड में स्मॉल डी आ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज राइट हैंड साइड में जीरो है, तो यहाँ पे एन वेक्टर भी आ सकता है। सो ये बन गया अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो ए वेक्टर से पास होता है और जिसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है। सब लोग को ये क्लियर है? तो चलो कार्टेशियन फॉर्म देख लेते। कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा लेट्स से ये जो ए वेक्टर है, आई मीन ये जो पॉइंट है, अब ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो लेट्स से इसके पॉइंट्स है x1 y1 z1, x1 y1 z1। सही है, ये ए के पॉइंट्स है। अच्छा, और एन कैप बोलने के लेट्स से एन वेक्टर इज नथिंग बट कैपिटल ए टाइम्स आई कैप प्लस कैपिटल बी टाइम्स जे कैप प्लस कैपिटल सी टाइम्स के कैप। सही है, ये वेक्टर है, इसमें कुछ बंधन नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड वन वन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो वही चीज में डाल देंगे। आर वेक्टर के बदले लिखना पड़ेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर के बदले क्या आ जाएगा, एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे इससे, ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप इक्वल टू जीरो। सही है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन टाइम आई कैप, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। सो ये इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। वैसे ज्यादा यूज नहीं होता इसका कार्टेशियन फॉर्म, बट सिंस टेक्स्ट बुक में दिया है तो लिख लो। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्री पॉइंट फॉर्म, एक ऐसा प्लेन जो तीन गिवन पॉइंट से पास होता है, तो वो तीन गिवन पॉइंट्स का, ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ठीक है, आई मीन यहाँ पे मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज ज्यादा कंजस्टेड दिखेगा, बट समवॉट लाइक दिस, ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। सही है, अभी इन इस प्लेन का हमें इक्वेशन लिखना है। सो देखो, हमें एक पॉइंट तो पता है, आई मीन अगर मैं इसके ऊपर वाला इक्वेशन देखूं, सो वी नो अ पॉइंट, इनफैक्ट वी नो थ्री पॉइंट्स, बट एक ही पॉइंट की जरूरत है। तो चलो पॉइंट तो पता है। अच्छा, एक ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर मिल गया तो हमारा काम हो गया।
परपेंडिकुलर वाला वेक्टर मिल गया तो हमारा काम हो गया. सो वी नीड अ वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एक ऐसे एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए. वो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ. सबसे पहले तो हम ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं. दिस इज नथिंग बट एसी वेक्टर. ठीक है, इस पॉइंट को कैपिटल ए बोल दो, इस पॉइंट को कैपिटल सी बोल दो, इस पॉइंट को कैपिटल बी बोल दो. सो हमें एसी वेक्टर निकाल सकते हैं बहुत इजीली, और हम लोग बहुत इजीली ए बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? एसी वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो लिख दूंगा मैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. एंड व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. अच्छा, कहना है ये जो दोनों वेक्टर है, दे वेक्टर या फिर इनका जो लाइन है, एक तो वेक्टर है इसलिए मैं पैरेलल बोल रहा हूँ, वरना एक्चुअली लाइन पे लाई करते हैं. वरना चलो लिख देता हूँ, दीज वेक्टर्स लाइज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन. तो ये जो दो वेक्टर्स है ये प्लेन पे लाई करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, सो कहना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे ये एक ऐसे बेसिकली मैंने बताया था कि एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एन वेक्टर है, एन वेक्टर हमें मिल जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के. सो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. सही है. अभी एन वेक्टर मिल गया, पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या था इक्वेशन? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ पे कोई भी पकड़ सकते हो. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर के बदले ये डालना है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0. सो ये अपना वेक्टर इक्वेशन निकल के आ जाता है. सब लोग को ये क्लियर है कैसे आया? बहुत इजीली. मतलब मैंने क्या किया, एन वेक्टर निकाला इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके, और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा के इसमें डाल दिया. अच्छा, कोई भी पॉइंट किधर भी ले सकते, फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे मैं ए माइनस सी लू, बी माइनस ए लू, हमें आंसर बराबर आएगा. सो ये था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन फॉर्म्स, 3 पॉइंट्स. सब लोग को ये क्लियर है? सो इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं. इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो रहा है, जो एक्सिस का इंटरसेप्ट है, आई मीन जो अपना प्लेन एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई को बी पे और जेड को सी पे. सही है. अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो माइनस ए बन जाएगा. अभी इसकी इक्वेशन कैसे कंपेयर डिराइव करेंगे? ये कंपैरिजन से भी हो जाएगा. दो तरीके हैं. एक तो तुम इनके पोजीशन वेक्टर ले लो और इस इक्वेशन में डाल दो. ठीक है, उससे भी आ जाएगा. और एक एक सिंपल मेथड बताता हूँ कंपैरिजन से. आई मीन ये कोई प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, बट इससे याद बहुत अच्छा रह सकता है. ठीक है, 2D से कंपेयर करेंगे हम. चलो 2D से कंपेयर करेंगे. एक ऐसा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया मैंने. ठीक है, और इसका चलो नामकरण कर देते हैं. लेट्स से ये अपनी एक्स एक्सिस हुई और ये अपनी वाई एक्सिस हुई. सही है. एंड देन वी हैव अ लाइन, जो ऐसे पास हो रही है. ठीक है, और इस लाइन के बेसिकली इंटरसेप्ट हमें पता है. इस लाइन के हमें इंटरसेप्ट पता है. इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है स्मॉल है, और वाई इंटरसेप्ट है स्मॉल बी. सही है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाती है? इस लाइन की इक्वेशन बन जाती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1. सही है. एग्जैक्टली यहाँ पे सेम इक्वेशन लगेगा, यहाँ पे सेम फंडा लगेगा. यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी? यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1. दैट्स इट. ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन. ठीक है, यहाँ पे बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया. अच्छा, इसका प्रॉपर डेरिवेशन चाहिए तो पोजीशन वेक्टर्स है तुम्हारे पास, वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें आंसर इनमें आ जाएगा. क्लियर है ये इंटरसेप्ट फॉर्म? हाँ या ना?